Welcome to presentation on निप्पन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, जिसका एनएफओ 18 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और 1 फरवरी 2021 तक रहेगा। निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। फंड ऑफ फंड कैटेगरी है और इसमें जो है मल्टी एसेट एलोकेशन का जो है थीम को लेके आए हैं, जो प्रपोज करती है इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो निप्पन इंडिया एसेट एलोकेटर एफओएफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, डेट ओरिएंटेड स्कीम एंड गोल्ड ईटीएफ ऑफ निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड। मतलब निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड की ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगा और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में होगा, डेट ओरिएंटेड स्कीम में होगा और गोल्ड ईटीएफ में। उसके अलावा असेट क्लास एंड सब असेट क्लास ट्रेंड्स कीप चेंजिंग, ये थीम के बेसिस के ऊपर ये फंड जो है बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्योंकि कहना ये है कि कभी इक्विटी आउट परफॉर्म करती है और कभी जो है गोल्ड आउट परफॉर्म करती है और कभी डेट आउट परफॉर्म करती है। तो इसके लिए फंड मैनेजर को फ्रीडम दी गई है कि वो जो असेट क्लास आउट परफॉर्म कर रही है, ये ज़्यादा रिटर्न देने की उम्मीद रखती है, उसमें वो निवेश बढ़ाएगा और जिसमें कम रिटर्न की उम्मीद होगी उसमें वो निवेश बढ़ाएंगे। इस तरह की सोच को लेके ये फंड को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो अभी पिछले 15 साल के डाटा को इन्होंने एनालाइज किया है कि उसमें देखा गया है कि जो प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एसेट क्लास में, नेमली इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, स्टडीड सिंस 2006, 1 जनवरी 2006 से, जिसमें जो है उसको इंडेक्सिंग कर दिया 100 मान के, और उसके हिसाब से वो ग्राफिकल फॉर्म में इन्होंने वो जो दिखाया हुआ है आगे हम शेयर करते हैं। और उसमें देखा यह गया कि जो सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस होता है अलग अलग समय में, अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस, कभी अच्छा और कभी खराब परफॉर्मेंस देते हैं। और विद इन सेम एसेट क्लास, जैसे इक्विटी के बीच में होगा स्मॉल कैप और लार्ज कैप, कभी आपको लगेगा कि स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और कभी लगता है लार्ज कैप रिटर्न। हाल फॉर एग्जांपल पिछले जो 2 साल रहे हैं, मतलब 2018-19 में जो है लार्ज कैप ने अच्छे रिटर्न दिए जबकि स्मॉल कैप के रिटर्न कम थे। और अभी 2020 में जो है वो पिक्चर जो है चेंज होनी शुरू हुई। उसके पहले 2017 में स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। अभी क्या है कि इन्वेस्टर को, एक आम निवेशक को, ये मान के चलते हैं कि ये सब नेविगेट करना, स्मॉल कैप से लार्ज कैप में ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, कब गोल्ड में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो है, फंड जो है म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, वो डायनेमिक एसेट एलोकेशन के जरिए आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा। बेटर रिटर्न देगा ये नहीं है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा। और दूसरी बात ये है कि प्रिडिक्टिंग असेट क्लास बिहेवियर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये उन्होंने मान के चलते हैं कि प्रिडिक्टिंग असेट क्लास बिहेवियर बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और इसी के लिए डाइवर्सिफाइड मल्टी एसेट पोर्टफोलियो से जो है साइक्लिकल नेचर ऑफ एसेट क्लास से जो है ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश की जा सकती है। Asset allocation framework will be based on time tested and robust set of macro and market variables. कुछ जो उसमें रूल्स बना के वो जो है एसेट एलोकेशन जो है किया जाएगा। और a solution that aims to capture changing trend among asset class within asset classes and through a robust डायनेमिक एसेट एलोकेशन मॉडल, वो मॉडलिंग वगैरह कुछ इस तरह का करके करेंगे, जिसके हिसाब से ये एसेट एलोकेशन समय समय पर चेंज करेंगे, हर महीने इसमें रिव्यू करने का प्रोविजन है। तो रूल बेस्ड टेक्निकल एलोकेशन ऑफ एसेट क्लास, rule based tactical allocation within each asset class and alpha potential from investing in actively managed scheme. तो फंड ऑफ फंड जो है एक्टिवली मैनेज स्कीम में इन्वेस्ट करे एक्सेप्ट गोल्ड ईटीएफ, और उसमें जो स्कीम जो अल्फा जनरेट करेगी उसके ऊपर से इसको जो है अल्फा मिलने की उम्मीद रहेगी।
तो ये सेबी ने कैटेगराइजेशन किया हुआ है, उसमें ये कहाँ बैठती है, हम कोशिश करते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन सबसे पहले आपको बताएंगे कि सेबी कैटेगराइजेशन में कहाँ बैठती है। अदर स्कीम में, जिसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक है ईटीएफ और दूसरी है एफओएफ। और उसके बाद जो है थोड़ा ये क्या होती है ईटीएफ या इंडेक्स फंड, एक कैटेगरी, उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एफओएफ दूसरी कैटेगरी, उसमें भी 2 वैरायटी, एक ओवरसीज है, एक डोमेस्टिक है। उसमें जो है जो कैटेगरी ऑफ स्कीम में क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द अंडरलाइंग फंड 95% टोटल असेट, ये जरूरी है। और ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन फंड, यहाँ पे अंडरलाइंग बताना पड़ेगा और लॉन्च के समय। तो इसमें देखने में क्या आया है कि जब सेबी ने कैटेगराइजेशन कर दिया, उसके बाद ये क्या करते, जो बड़े बड़े फंड हाउस, उसके पहले 6 स्कीम था, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का 6 स्कीम था। फिर पुराने जो वो फिर बाद में क्या 14 हो गई, और एचडीएफसी का 8 था, 12 हो गई, और इनका जो है आदित्य बिरला का 10 था, 13 हो गया। मतलब ये जो है नंबर ऑफ स्कीम जो है, सेबी ने कोशिश किया स्टैंडर्डाइजेशन करने का, और जैसे कि इन्वेस्टर को कंफ्यूजन कम हो, मगर फंड हाउस ने जो है उनमें बहुत सारी ऐसी स्कीम ही बहुत सारी हैं, और उनके परमुटेशन कम्बिनेशन जहाँ पे भी लीवे मिला हुआ है उसको करके वो नंबर ऑफ स्कीम जो इतनी बढ़ाते जा रहे हैं कि एक आम निवेशक के लिए पूरा उसमें से कुछ समझ पाना without the help of professional advice becoming increasingly difficult। तो ये फंड ऑफ फंड के बारे में हम यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि इनका पहली बात है मल्टी एसेट एलोकेशन है, और दूसरी बात है ये फंड ऑफ फंड है, तो उसका आपको बेंचमार्क परफॉर्मेंस कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई मीनिंग रहेगा नहीं, क्योंकि हर एक जो इस तरह की स्कीम आती हैं, दे आर नॉट हैविंग सेम क्लास ऑफ सेम मींस टाइप प्रोपोर्शन ऑफ एसेट एलोकेशन, और वो डायनेमिक रहेगा, तो इसके लिए उनका कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क वगैरह जो बड़ा काफ़ी मुश्किल होगा। और यहाँ पे हम हर समय ये जो चर्चा करते हैं कि जो आपके जो प्लेन वनीला टाइप के जो फंड है, लार्ज कैप हो गए, लार्ज मिड कैप हो गए, या मल्टी कैप हो गए, मिड कैप हो गए, या स्मॉल कैप हो गए, उनके लिए आपको क्लियर बेंचमार्क मिलता है, क्लियर कैटेगरी एवरेज मिलता है। तो उससे आप जो है पता लगा सकते हैं कि आपका जो फंड जिसमें आपने निवेश किया है उसमें उस परफॉर्मेंस अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहा है, फंड हाउस अच्छा उसको डायरेक्शन दे रहा है, रिसर्च प्रोवाइड कर रहा है, और आपका जो रिटर्न जो है उसमें ठीक ठाक मिल रहा है, और उसमें आपको रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। और नए में अगर डालना तो उसके पहले भी आप सोच समझ के उसमें पैसा डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ऐसा निर्णय ले सकते हैं। तो वह अभी मल्टी एसेट एलोकेशन में क्यों जाना है आपको, क्योंकि ये फंड आया है और इसमें जो इस तरह की बात कही गई है कि आपको जो हायर रिटर्न मिलेगा रिस्क एडजस्टेड, और ये जो वैरायटी इसमें आती हैं, अदर स्कीम जो क्लासिफिकेशन किया था, अदर स्कीम में ऑलरेडी 168 स्कीम है, आप समझ लीजिए जो इक्विटी डेट जो है कहीं भी किसी भी कैटेगरी में 168 स्कीम नहीं है, अदर स्कीम में ऑलरेडी 168 स्कीम है, और ये जो है दिसंबर तक की बात है, अभी धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन इनमें काफ़ी पैसा है, इतना कम भी नहीं है, 2,83,000 करोड़ इनमें जो है, क्योंकि इंडेक्स फंड वगैरह में काफ़ी पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए एयूएम इसका करीब 3 लाख करोड़ के आसपास है। और अगर फंड हाउस भाई देखिए तो जो निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड है वो बड़े फंड हाउस में आता है, 2,13,000 करोड़ इनका जो है एयूएम है, और इनसे बड़े जो है 2 3 4 ही हैं, 2 लाख आदित्य बिरला है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। और अभी हम यहाँ परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, जो एसेट एलोकेटर फंड हमको मिले जिनकी परफॉर्मेंस का पता लगा, तो उनके बारे में यहाँ जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। वो ये है, अभी लेटेस्ट जानकारी है, आदित्य बिरला का एक एसेट एलोकेटर एफओएफ है जिसमें एयूएम सिर्फ 9 करोड़ है, और उसकी परफॉर्मेंस अब देखिए 5 साल में 12 है, और 10 साल में 8.8 है। और दूसरा फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एसेट एलोकेशन एफओएफ है, उसमें 770 करोड़, काफी पुराना फंड है, इसमें जो है 7.6% 10 साल में, और 5 साल में 6.3%। दूसरा एक और फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी एसेट सॉल्यूशन फंड है, ये भी एफओएफ कैटेगरी में सिर्फ 25 करोड़ है। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इसी तरह का बिल्कुल कॉपी फंड है, उसमें 9,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और जो है उसके 10 साल के रिटर्न जो 10% है, 5 साल में 12.8 है, और ये 11 है 3 साल में। तो उसके अलावा आईडीएफसी के छोटे छोटे हैं 3,
और कोटक में एक असेट एलोकेटर फंड है जिसमें 113 करोड़ है एयूएम, और क्वांटम में 28 करोड़ एयूएम है। 11%। कोटक में ये 11% और 13% है। अब इनकी तुलना के लिए जस्ट हमने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे शेयर किया सेम समय की जो परफॉर्मेंस है। अगर आप ये सब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो, प्लेन वनीला में रहना चाहते हैं, तो आपको जो है कोटक स्मॉल कैप ने 15% रिटर्न दिया, और निप्पन इंडिया जो इसी फंड हाउस का है उसने 18% रिटर्न दिया 10 साल में। और 5 साल में अगर देखेंगे तो 15.5 या 15.7 ऐसा रिटर्न दिया। अच्छा समय भी आया, खराब समय भी आया। आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड रहे, आपको 15% रिटर्न 5 साल में मिल गया आपको, और कुछ रिस्क एडजस्टेड नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग, यू आर टेकिंग रिस्क नाउ। सेबी की जो नई कैटेगरी उसके हिसाब से ये सब वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें वो जो रिस्क है, वो समय अगर आपका लंबा है तो उसमें जो है वो रिस्क जो है इवन आउट हो जाती है। जैसे इसमें जो आपको 18% रिटर्न अगर 10 साल में मिल रहा है तो उससे अब बढ़िया हमको नहीं लगता है कि कुछ ये जो बाकी टाइमिंग का हो सकता है। सेम है मिड कैप कैटेगरी में भी, आपको जो तो 5 साल में 16% रिटर्न वाले हैं 2-3 फंड है, और 10 साल में भी 15-16% रिटर्न वाले फंड मिलेंगे। मल्टी कैप कैटेगरी में भी 15 साल में 5 साल में 15% 17% वाले फंड जो है मिल जाएंगे। और 10 साल में हम अगर जो है ये 14% वाला एक ही यूटीआई इक्विटी फंड है, और कैनरा को 12% है। पीजीआईएम जो हो तो 10 साल उसका भी नहीं हुआ है। तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता एसेट क्लास में ही। तो जो 15 साल का ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्चुअली एक समय था जिसमें गोल्ड आउट परफॉर्म किया। ये समय था 2006 से 2011 तक। उसके बाद गोल्ड का रिटर्न जो है ठंडा हो गया। उसके बाद फिर से जो है गोल्ड जो है यहाँ पे 17, 18, 19 में जो फिर से आउट परफॉर्म किया, और फिर जो है उसके बाद जो है फिर वापस ठंडा होने लगा। दूसरा जो दिया हुआ है इसमें इक्विटी दिया हुआ है। इक्विटी का जो रिटर्न है, ये पहले जो है 7 में तो बहुत बड़ा था, आपको मालूम होगा जो पुराना। उसके बाद जो पूरा मंदी आ गया, वो 2009 मार्च तक था, और मार्च के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा, और जो है अभी जो है ये फिर इस साल 19 मार्च 2020 मार्च में भी फिर परेशानी वही आया, और अभी उसके बाद से काफी अच्छा रिटर्न दिया है। डेट में भी उस तरह का जो है थोड़ा स्मूथली टाइप का है। डेट में ज्यादा वो नहीं देखने को मिल रहा आपको, वोलेटिलिटी तो ज्यादा नहीं मिलता है लंबे समय में जाने से। तो विद इन असेट क्लास के अंदर जो बात कर रहे थे, विद इन असेट क्लास अगर मान लीजिए इक्विटी असेट क्लास में है, तो उसमें भी कभी स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता है, तो कभी लार्ज कैप करता है, और इस तरह का वो साइकिल जो चलता रहता है। ये दिए हुए हैं आप जो है आपको 11 से लगा के 20, मतलब पिछले 10 साल के कौन सा साल में कौन सा असेट क्लास कितना, उसका जो मतलब इंडेक्स का रिटर्न दिया हुआ है। फंड ने कितना दिया, उसने जिस फंड ने भी अल्फा जनरेट किया है उसने उससे ज्यादा ही दिया होगा, कम नहीं दिया होगा। तो 2020 में आप देख रहे हैं स्मॉल कैप ने 33.4 है, मिड कैप ने 21.2 है, और 16.8 दिया लार्ज कैप। तो ये था इस तरह का। पिछले साल में अगर जाएंगे तो सीधा पलटी हो जाता है। लार्ज कैप ने 10% है, मिड कैप ने -2 और स्मॉल कैप ने -5। सेम 2018 में वही रहता है, लार्ज कैप 2.6, मिड कैप -12 और स्मॉल कैप -22। तो ये जो वोलेटिलिटी रहती है, ये जो है ये चीज है उसमें, इसीलिए इसको वेरी हाई रिस्क माना गया। 2017 में जाएंगे तो स्मॉल कैप 61, मिड कैप 50 और लार्ज कैप 33। इसी तरह का डेट में भी रहता है। 2020 में आपके शॉर्ट टर्म में 10% है, लॉन्ग टर्म में 9% है। 19 में 10 और 9 है, 18 में शॉर्ट टर्म में 6.7 है, लॉन्ग टर्म में 6 है। तो इस तरह का चलता रहता है। अब ये देखिए 2017 में लॉन्ग टर्म में 0 है, और शॉर्ट टर्म में 6 है, जबकि इक्विटी में उसमें बहुत अच्छा दिया था। तो ये इस चीज को इन्होंने ऐसा समझा है कि अगर इस चीज को कोई फंड मैनेजर आइडेंटिफाई कर लेगा कि डेट में यहाँ पे कोई तो रिटर्न बिल्कुल नहीं आया और इक्विटी में बहुत अच्छा रिटर्न आया, तो आपको इसके पहले ये होने के पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, और अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी में शिफ्ट कर देना है। वो भी कौन सी इक्विटी में, स्मॉल कैप में, जिसमें 60% रिटर्न मिला। तो मगर वो एक एज ओल्ड सेइंग है, तो मतलब टाइमिंग मार्केट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो 3 लेयर ऑफ अल्फा जनरेशन कैसे ये लोग कोशिश करेंगे। एक तो है रूल बेस्ड टैक्टिकल अलोकेशन ऑफ एसेट क्लास, दूसरा है रूल बेस्ड टैक्टिकल अलोकेशन विद इन ईच एसेट क्लास, और तीसरा जो है अल्फा जो एक्चुअल जनरेट होगा स्कीम के अंदर। तो उस प्रकार से 3 लेयर अल्फा जनरेशन आपको मिलने की उम्मीद आप रख सकते हैं।
तो ये जो इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किस तरीके से असेट एलोकेशन किया जाएगा, इक्विटी में 0 से 100% के बीच में रहेंगे, डेट ओरिएंटेड स्कीम में 0 से 100%, मतलब मैंडेट है। अब देखिए कितनी बार करते हैं मैंडेट, तो अभी जैसे इक्विटी फंड में इनको मैंडेट रहता है कि अपना 35% तक डेट में जा सकते हैं, लेकिन कभी नहीं जाते। और 0 से 25% तक गोल्ड में जाएंगे, और 5% जो है 0 से 5% मनी मार्केट में है। तो टर्न अराउंड इंडिकेटर कहाँ से ढूंढेंगे, इस तरह का इसमें थोड़ा हिंट दिया हुआ ये है कि सेंसेक्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप टेंड टू रेंज बिटवीन 40% ऑन लोअर साइड एंड 50% ऑन अपर साइड। तो ये दो लाइन है येलो कलर की, और एक जो है ये ऊपर ग्रे कलर की लाइन है। तो इसके बीच में जो है ये वेरी करती है। जो इंडिकेटर दिया पोलराइजेशन इंडिकेटर है, एक लोअर रिवर्सल बैंड और अपर रिवर्सल बैंड है, और एक ये रेशियो दिया हुआ है। तो अभी इससे थोड़ा आइडिया लगेगा, ऐसा है इसके बेसिस पे जो अभी क्लेम किया जा रहा है। तो उसमें देखना है समय के बाद कि किस तरह से वो फाइनली रिटर्न मिलने वाला है। स्कीम के बारे में जानकारी ये है कि जो है स्कीम ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग इन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, डेट ओरिएंटेड स्कीम, गोल्ड ईटीएफ ऑफ निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड। ओपन डेट 18 जनवरी, क्लोज डेट 1 जनवरी, और इनका जो बेंचमार्क है क्रिस्टल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स। और उसके बाद जो मिनिमम एप्लीकेशन 5000, मल्टीपल ऑफ ₹1 देयर आफ्टर। एंट्री लोड NA, एग्जिट लोड 10% अलॉटेड शैल बी रिडीम्ड विदाउट एनी एग्जिट लोड। 10% यूनिट पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, 12 महीने के पहले भी बेच देते हैं, अगर उससे ज्यादा बेचेंगे तो आपको जो है एग्जिट लोड। एनी रिडम्पशन एक्सेस ऑफ सच लिमिट विद इन फर्स्ट 12 मंथ rate of allotment shall be subject to following exit load: 1% if before 12 month, और if after 12 month nil। इसमें एक चीज जो नीचे नोट में दिया गया, इन्वेस्टर्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट दे विल बी बियरिंग रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ फंड स्कीम इन एडिशन टू द एक्सपेंस ऑफ अंडरलाइंग स्कीम इन विच फंड स्कीम मेक द इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा होता है कि जो एफओएफ में आप पैसा लगाते हैं वो फिर दूसरे फंड में लगाता है, जिससे इनका जैसे ग्रोथ मतलब इक्विटी का मिड कैप में लगाएंगे तो रिलायंस ग्रोथ फंड में लगाएंगे, या स्मॉल कैप में लगाएंगे तो रिलायंस स्मॉल कैप में लगाएंगे, वो निप्पन इंडिया स्मॉल कैप में लगाएंगे। तो निप्पन इंडिया स्मॉल कैप का आपको जो एक्सपेंस जो भी है वो चार्ज होगा, उसके ऊपर एफओएफ का भी कुछ एक्सपेंस रहेगा, वो चार्ज होगा, और इस प्रकार से जो चार्जिंग इनके ऊपर डबल होती है एफओएफ की कैटेगरी में। और ये प्रोडक्ट लेबलिंग के हिसाब से ये हाई में है, वेरी हाई में नहीं है। और ये क्लियर दिया हुआ, इन्वेस्टर शुड कंसल्ट द फाइनेंशियल एडवाइजर इफ इन डाउट अबाउट वेदर प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर देम और नॉट। तो ये जानकारी है निप्पन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के बारे में, जिसका NFO न्यू फंड ऑफर 18 जनवरी को खुला और 1 फरवरी तक रहेगा। आपको लगता है कि इसको आपके लिए सूटेबल है तो आप जरूर पैसा लगाइए। और अगर आपको लगता है कि आप खुश हैं जो परफॉर्मेंस जहां आपने पैसा लगाया हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में, और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और आप को ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है, तो वहां रहिए। और अगर आपको कुछ एडिशनल कुछ पैसा लगाना है इसमें देखने के लिए आगे, तो इसमें आप जो है कुछ इनमें निवेश पूरा जानकारी लेने के बाद में कर सकते हैं। तो वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा हमारा हैंडल है ट्विटर हैंडल BSC2, वहाँ पे जाइए, सभी वीडियो और संबंधित जानकारी मिलेगा। थैंक यू।